Hello everyone, welcome back to my channel, and this video is very important for class 10 2023 board exams. And इस वीडियो में हम क्लास 10th की फुल रिवीजन करेंगे। फुल चैप्टर 1 की फुल रिवीजन करेंगे और यहीं से हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है सारे लास्ट मिनट रिवीजन की। इसके बाद हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे आपके साथ। हमारे संग जुड़े रहिए बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनकी डेवलपमेंट कैसे की जाती है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जो भी मेनली बेसिकली हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं और हम उनका यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं उन्हें। दिस इज़ टेक्निकली एसेसेबल, और टेक्निकली वो एसेसेबल भी हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको यूज़ भी कर सकें, इकोनॉमिकली भी वो सही हो और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो, हमारे कल्चर में भी एक्सेप्टेड की जा सके, उन्हें रिसोर्सेज बोलते हैं। So human beings have technology and we use nature for getting resources, and then institutions में भी वो resources हमारी जाती हैं, उसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम कैसे क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को, उसके बारे में हम समझते हैं। ओके, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर नेचुरल एंड ह्यूमन बेस। नेचुरल नेचर के बेस पे किया जाता है और ह्यूमन बेस पे किया जाता है रिसोर्सेज को क्लासीफाई। नेचर के बेस पे हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है। ह्यूमन बेस पे स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू और फ्लो लाइक विंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो होती हैं ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेट करती हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं वो रिसाइक्लेबल होती हैं एंड नॉन रिसाइक्लेबल भी होती है। रिसाइकल जो होती है वो मेटल्स होते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास? तो हमारे पास जो रिसोर्सेज के टाइप होते हैं, सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे कि वो कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है उनका। सबसे पहले तो बायोटिक रिसोर्सेज होती हैं एंड अबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। वो बायोस्फीयर से मिलती है हमें, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो रिसोर्सेज मिलती है उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, नॉन लिविंग थिंग्स से और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलती हैं, वो हमारी अबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं, जस्ट लाइक स्टोन। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सेकेंड जो इसका हम क्लासीफाई करते हैं, इसके जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होती हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं जो वंस कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, जो नेचर से हमें मिलती है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, एयर, विंड etc. are continuously available and their quantity is not noticeable affected by human consumption. मीन्स ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं ये हमें नेचर से मिलती है। जैसे सनलाइट होती है, सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती ना, रेगुलर आती है। एयर, विंड जो नेचर से हमें मिलती हैं ये हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती हैं ये हमारी होती हैं जैसे कि कोल, गैस, ऑयल। ये कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। मोस्ट एनर्जी रिसोर्सेज करेंटली इज यूज और नॉन रिन्यूएबल, द नेचर कैन क्रिएट दैम। नेचर उन्हें क्रिएट कर सकती है बट उसको क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड, हम इसको क्लासीफाई करते हैं ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे मीन्स इंडिविजुअल इसका ओनर होगा या फिर कम्युनिटीज़ की ओनर होगी, नेशन एक देश इसका ओनर होगा या फिर इंटरनेशनल सारे देश में से कौन इसका ओनर होगा। ओके, सो
फर्स्टली हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में. इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी असेस्ड बाय समवन एल्स. ये किसी और के थ्रू नहीं मतलब यूज़ की जा सकती. ये रिसोर्सेज एक अकेले इंसान की प्रॉपर्टी होती है. जस्ट लाइक लैंड, प्रॉपर्टी, हाउसेस. आपका जो घर है वो कोई और उसके पे आके मतलब अपना राइट नहीं कह सकता ना कि ये मेरा घर है. तो वो हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती है. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ये सेकेंड रिसोर्सेज होती हैं जो कम्युनिटी के थ्रू मतलब जैसे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. जस्ट लाइक पब्लिक पार्क, इधर सारे लोग जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं ये वो सारी रिसोर्सेज होती है जो एक नेशन से बिलोंग करती है, एक देश की जो रिसोर्सेज होती हैं. और जो सारी लीगल पावर होती है ये एक कंट्री के हाथ में होती है. नेक्स्ट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो ये ओशियन के जोन में 200 किलोमीटर तक हम कोई और कंट्री ओशियन के ऊपर ऐसे नहीं बोल सकती बिना इंटरनेशनल एजेंसीज की परमिशन के अपना राइट उसके ऊपर नहीं दिखा सकती हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकती हैं. सो यहाँ पे दिखा रखे हैं ये रिसोर्सेज जो एक नेशन के पास होती हैं, जैसे कि कोल माइंस, आयरन ओर्स, लाइमस्टोन. ओके, इस चैप्टर में से मैप आ सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लेना. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट. स्टेटस मतलब कि डेवलपमेंट कितना ज़्यादा कैसे कैसे हो रहा है, पोटेंशियल रिसोर्सेज का, डेवलप्ड रिसोर्सेज का, स्टॉक्स, रिजर्व्स, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है. पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होती हैं ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो मे बी यूज इन फ्यूचर, जिनका यूज़ हम ना फ्यूचर में कर सकते हैं. बिकॉज अभी ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे पेट्रोलियम के, मतलब यहाँ पे इंडिया में ये है बट अभी हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं. जो एग्जिस्ट करती हैं बट अभी उनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो रिसोर्सेज होती हैं फ्यूचर के लिए. सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो यूज़ कर रहे हैं हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज स्टॉक रिसोर्सेज. स्टॉक रिसोर्सेज जिनको हम स्टॉक करके रखते हैं, हमने सर्वे कर लिया वो रिसोर्सेज हमारे पास हैं बट अभी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे पास. ठीक है, तो हम इनका यूज़ अभी नहीं कर सकते. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी हम उनका यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिजर्व रिसोर्सेज. अ पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली in the future is called a reserve resource. The water in dam, forest, etc. is a reserve which can be used in future. ये रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो हम ये डेवलप हो रही हैं फ्यूचर के लिए. ठीक है, उन्हें रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं रिसोर्सेज को. हम डेवलप कर सकते हैं विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. तो देयर आर मार्क डिफरेंस इन द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएशन इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी बिटवीन रीजन्स एंड कंट्रीज. सारी कंट्रीज में क्या इक्वल रिसोर्सेज बटी हुई हैं? नहीं ना. हर एक रीजन में, हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट मतलब इनइक्वालिटी के बेस पे रिसोर्सेज का डिवाइड हो रखे हैं. जहाँ पे मोर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज है और जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है जस्ट लाइक इंडिया वहाँ पे रिसोर्सेज थोड़ी कम है. एंड टिपिकली रिसोर्सेज कैन नॉट बी कंज्यूम बाय देयर ओरिजिनल फॉर्म्स but rather through resources development they must be processed in more usable commodities. मीन्स हमें इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज को बट एक प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ पे से हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. ये वो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें, आज प्रेजेंट में जो पूरी कर रहे हैं. हमें ना फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. हमें उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर रखना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली सीक्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन वेज दैट विल नॉट एग्जिस्ट द अर्थ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं हमें उनको एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म नहीं करना है.
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसकी मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। मतलब एक तरह से इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, और हम उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लेस्ड, मतलब डिप्लेटेड लाइक फॉरेस्ट। यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रही है दिन पे दिन, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और गलत यूज़ भी कर रहे हैं। रिसोर्सेज नॉट accumulated in the hand of new people, the society is divided into rich and poor। क्योंकि देखो अब रिच पीपल जो है उनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट पुअर पीपल जो हैं उनके पास कम पैसे हैं तो वो रिसोर्सेज का यूज़ कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हम रिसोर्सेज का ज़्यादा ही गलत यूज़ करते हैं। तो अब सॉइल के बारे में समझते हैं हम यहाँ पे। सॉइल, तो सॉइल होती क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की क्रस्ट की, उसको हम सॉइल बोलते हैं, जो लूज भी होती है, ब्रोकन भी होती है और प्लांट्स को जो डेवलप करने में हेल्प करती है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स मैटर्स सच एज सैंड एंड क्ले। सैंड होती है, क्ले होती है, इससे बनी हुई होती है। इसके अंदर ह्यूमस होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, अर्थ फॉर्म्स होते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग के प्रोसेस से। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग अ लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन द land surface. If this layer remains undisturbed for a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it. These changes leads to the formation of soil. मतलब अगर हम एक जो लेयर है अर्थ की उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे, थोड़े टाइम के लिए उसको डिस्टर्ब ना करें, तो उसके जो केमिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होंगे ना, उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल बनती है। तो क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि गवर्न द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस? सबसे पहला तो क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि सॉइल बनती कैसे है। क्लाइमेट डिसाइड्स द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, कि मतलब किस तरह की सॉइल वहाँ पे आएगी, क्लाइमेट ही डिसाइड करता है, और किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पे उगेगी। ट्रोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड्स द accumulation ऑफ सॉइल। और नेचर ऑफ पेरेंट रॉक का नेचर मीन्स इट डिसाइड कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये कॉम्पोजिशन और जो रॉक से टूट के सॉइल आती है तो वो डिसाइड करता है कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है और टेक्सचर है सॉइल का वो किस तरह के बनेगी सॉइल। वेजिटेशन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ द ह्यूमस अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। वेजिटेशन कैसे डिसाइड होती है कि मतलब ह्यूमस ज़्यादा है सॉइल के अंदर या फिर कम है ह्यूमस सॉइल के अंदर, तो इससे हम वेजिटेशन डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल्स आर आर प्राइम रिसोर्सेज। सॉइल्स हमारी प्राइम रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि मैन डिपेंड होता है सॉइल के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिज फूड, है ना। डायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं जैसे कि प्लांट्स उगाते हैं, इनडायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं। और एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिसाइज ओनली इफ सॉइल्स आर अवेलेबल। एग्रीकल्चर तभी हो सकता है जब सॉइल अवेलेबल होगी। मैन गेट द मटेरियल नीड्स फॉर शेल्टर। मैन को शेल्टर भी और कपड़ों के लिए जो कॉटन है और जूट वगैरह इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली अगर आप कहो तो वो सॉइल से ही मिलता है। नेक्स्ट इज सॉइल्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। सॉइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज एलुवियल सॉइल। अब हम सॉइल्स के टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप की सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल होती है तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Alluvial soil is the most fertile and widespread soil found in India। ये इंडिया में पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानते हैं, उपजाऊ सॉइल होती है ये, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स मिलती है मीन्स गुजरात प्लेन्स में, एंड द कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है ये सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अंदर सैंड पाई जाती है, सिल्ट पाई जाती है एंड क्ले। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लैक सॉइल जो होती है ये मतलब कि रेगर सॉइल आइडल फॉर द ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल कॉटन मीन्स ब्लैक कॉटन को उगाने में ये हेल्प करती है। मेड अप ऑफ लावा फ्लो। लावा जब निकलता है वॉल्केनो से तो उसके फ्लो से ये सॉइल बनती है। और ये कहाँ पाई जाती है? प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, मालवा,
MP छत्तीसगढ़ मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन और क्ले मटेरियल से बनी होती है। कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर, इसके अंदर हम मतलब मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। डेवलप डीप क्रैकिंग ड्यूरिंग द हॉट वेदर, मतलब इसके अंदर ना क्योंकि गर्मियों के वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से डीप क्रैक्स आ जाते हैं सॉइल के अंदर। दिस सॉइल्स आर स्टिकी इन नेचर एंड व्हेन वेट, ये चिपचिपी होती है नेचर में और जब ये गीली हो जाती है तो। ठीक है, अब रेड सॉइल के बारे में जानेंगे हम। Red soil are formed due to the weathering of crystalline igneous rock under low rainfall condition, means ये बनती है लो रेनफॉल कंडीशन के अंडर में। इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट, ये रेड क्यों होती है कलर में, बिकॉज इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। सो ये आपको लर्न करना है, 1 मार्क में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल जो होती है, द वर्ड लैटराइट ये कहाँ से आया? लैटराइट वर्ड जो है इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से, जिसका जो है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट इज लेस बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बनती है जिसकी वजह से इसके अंदर से ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी वजह से ह्यूमस लेस होता है, इसके अंदर कमी होती है ह्यूमस की। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल, बोलते हैं एरिड सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो होती है इसके बारे में समझते हैं। डेजर्ट सॉइल आर रेड एंड ब्राउन इन कलर, दे आर सैंडी एंड सलाइन, ये सैंडी होते हैं, ठीक है, और ये रेड और ब्राउन कलर के होते हैं। ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट आर वेरी लेस, बहुत कम ह्यूमस होता है, बहुत कम मॉइस्चर होता है, बिकॉज दे कैन बी कल्टिवेटेड आफ्टर इरीगेशन, इसको हम इरीगेशन सिंचाई करने के बाद कल्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए इरीगेशन के लिए सही नहीं होती है। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल जो होता है उसके बारे में समझते हैं। आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन रीजन, ये हिली और माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। दे आर लूमी एंड सिल्ट इन वैलीज एंड कोर्स इन अपर स्लोप्स, और द सॉइल फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ द वैली आर फर्टाइल, जो लोअर स्लोप्स होते हैं ना, वो वाला जो स्लोप होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। नेक्स्ट इज, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, जो सॉइल का ना टॉप वाला पार्ट जो रिमूव हो जाता है वन प्लेस टू अनदर, कुछ नेचर की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से, जस्ट लाइक वाटर की वजह से, एयर की वजह से, विंड की वजह से, जो पहले वाला जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर जो होती है वो ढह जाती है या फिर बह जाती है, तो वो जो होता है ना उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इसकी वजह से ना ये वाटर की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो सकता है कि मतलब हम पेड़ ज़्यादा काटते, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, या फिर कुछ साइंटिफिक मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज़्यादा हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो अब गली इरोजन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द रेन वाटर वैन मूव्स डाउन एंड अनइवन लैंड स्कूप्स अवे द सॉइल एंड फॉर्म डीप चैनल called gullies. This type of erosion is gully erosion. Land which is broken into many small parts by the gullies is called bad land. यहाँ पे क्या होता है, रेन वाटर जो होता है वो मूव करता है, रेन वाटर की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसको हम गली इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो लैंड होता है वहाँ पे वो ब्रोकन डाउन मीन्स टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पार्ट्स में, और ये बैड लैंड होती है। बैड लैंड इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ये अच्छी नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये ऐसे होते हैं गली इरोजन, ये ऐसे ये ब्रोकन डाउन हो जाता है गलियों की तरह ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है शीट इरोजन। शीट इरोजन जो होता है, सम टाइम वाटर फ्लो एज अ शीट की तरह, मतलब पानी जाता है एकदम फ्लो में पानी बहता है और उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, एक ढलान वाले एरिया से पानी बहता हुआ आता है और जिसकी वजह से जो सॉइल है यहाँ पे लगी हुई वो सारी सॉइल नीचे की तरफ ढह जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम शीट इरोजन कहते हैं।
सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं सॉइल को इन इरोजन होने से। तो सबसे पहले तो काउंटर प्लगिंग रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम इसमें मतलब यहाँ पे जो प्लगिंग वगैरह होती है उनमें हम थोड़ा रिड्यूस करें तो जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो होगा वो थोड़ा धीरे जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होगा। इन हिली एरियाज हमें टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, शुड बी फॉलोड, टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। एंड शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड द फील्ड रिड्यूस सॉइल इरोजन। अगर हम प्लांट्स के आसपास शेल्टर बेड्स लगा देंगे जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन बच सकता है। अफॉरेस्टेशन मीन्स यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, लार्ज स्केल पे, तो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन स्टॉप हो सकता है। और डिफॉरेस्टेशन हमें स्टॉप करना चाहिए, पेड़ काटने बंद करने चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल शुड बी अवॉइड। ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग मतलब कि एनिमल्स के थ्रू जो हम ग्रेजिंग कराते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हम आगे भी और ऐसे ही चैप्टर्स लाएंगे अभी आपके लिए, बिकॉज अब एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम यहाँ पे सारी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे साथ में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस, केस बेस्ड स्टडीज़, सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। थैंक यू, बाय बाय।